हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लैनेट यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्लैनेट में। मैं विवेक कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। देखिए, आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित। आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत को क्रम से पढ़ते हुए चल रहे हैं और पिछली बार हमने गुलाम वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आप देखते हैं कि गुलाम वंश के शासक, अंतिम शासक कयूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी एक नया वंश की स्थापना करता है और उस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय काल आप देख सकते हैं, दिया हुआ है 1290 से 1320। एक खास बात याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे कम समय शासन किसने किया है? तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे कम समय शासन किया है खिलजी वंश के शासकों ने। मात्र 30 साल में ही इस वंश का समापन हो गया है। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के जब शासक बने तो बेसिकली जो खिलजी लोग थे इन्हें भारत में अफगान माना जाता था। क्या माना जाता था? अफगान। एक्चुअली में ये अफगानिस्तान के हेलमंड नदी, कौन सी नदी? हेलमंड नदी की घाटी का जो क्षेत्र है खलजी क्षेत्र कहलाता था। तो वहां जो भी जातियां बस गई वो सब खलजी कहलाने लगी और ये अफगानिस्तान से भारत आए हैं तो इन्हें अफगानिस्तान के इन्होंने तौर तरीके, आचार विचार अपना लिए तो इन्हें अफगान माना जा रहा था। लेकिन वास्तव में ये अफगान नहीं थे, ये बात ध्यान रखना है। वास्तव में ये मूल रूप से तुर्क थे। तुर्कों की जो प्रमुख जातियां हैं उनमें से एक प्रमुख जाति थे ये तुर्क। वो बात अलग कि राजनीति में इनका ज्यादा दखलंदाजी प्रारंभ में नहीं रही, शासन सत्ता में कोई बहुत मुख्य रूप में नहीं शामिल हुए, इसलिए ये उतने चर्चित नहीं रहे। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने ही कयूमर्स की कहीं ना कहीं का समापन कर एक नए वंश की स्थापना की जो कहलाया खिलजी वंश। तो इसे खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? खिलजी वंश का संस्थापक। जलालुद्दीन बहुत ही उदार व्यक्ति था और वो अपने जो प्रमुख राजवंश थे उनके प्रति इतना डेडिकेटेड था। बलबन के प्रति स्पेशली जब वो बलबन के लाल महल में गया तो उसके लाल महल को देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां वो बलबन के सिंहासन पर राज्याभिषेक कराए। तो उसे क्या किया, दिल्ली में एक किलोखरी महल था। कौन सा महल था? किलोखरी महल, जिसे कैकुबाद ने बनवाया था। तो उसका राज्याभिषेक लाल महल में ना होकर किलोखरी के महल में हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहीं पर एक प्रश्न और आ जाता है कि किलोखरी का महल, हु बिल्ट किलोखरी महल, तो किसने बनवाया? वो बनवाया कैकुबाद ने। वो एक उदार शासक था। वो कहता था मुझे लोगों पर क्रूरता नहीं बरतनी है। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा जब मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता हूं तो मुझे उनके प्राण लेने का कोई हक नहीं है। सिर्फ उसकी उदारता का एक अपवाद मिलता है जहां वो अपनी उदारता भूल गया है। हुआ क्या है कि ईरान से आया हुआ एक संत है सीदी मौला, जो बहुत जनता में लोकप्रिय हो रहा है। कह रहे हैं कि अपने घर से वो हजारों लोगों को मुफ्त में भोजन खिला रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पता नहीं किस बात से उस पर नाराज हो गया कि उसने सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे फिकवा कर उसको मृत्युदंड दिला दिया। तो यहीं पर एक प्रश्न आएगा कि जलालुद्दीन के खिलजी के काल में कौन सा ईरानी संत मारा गया? तो पहली बार वो कहां का था? ईरान का था, ईरानी संत। और क्या नाम था? सीदी मौला। और किसके काल में दंडित किया गया? और वो नाम है जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का एक कई भतीजे थे। उनमें से एक भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जिससे वो बहुत प्रेम करता था, अपने अन्य भतीजों की अपेक्षा बहुत स्नेह करता था, तो उसे उसने इलाहाबाद के निकट कड़ा मणिकपुर का गवर्नर बना रखा है। और इतना उससे स्नेह है कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर दिया। तो यानी अलाउद्दीन न केवल दामाद है बल्कि भतीजा भी है। तो अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन से परमिशन लेकर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया है 1296 ईस्वी में और बहुत सा धन लूट कर वो वापस आ गया है। लेकिन वो दिल्ली न आकर कड़ा चला गया है और
वहीं से वो अपने को मजबूत करने लगा। तो ये खबर जब जलालुद्दीन को मिली तो फिर उसने जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन से कहा कि किसकी आज्ञा से तुम आक्रमण करने गए। तो अलाउद्दीन ने वहां से अपने को यह दिखाते हुए कि वो भयभीत है, डरा हुआ है, उससे गलती हो गई, उसने अपने चाचा को मैसेज भेजा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करिए। और फिर आपस में बातचीत हुई, पत्र व्यवहार हुआ। तो अलाउद्दीन की प्रार्थना पर जलालुद्दीन उससे मिलने कड़ा मणिपुर यानी इलाहाबाद की तरफ चल दिया। इलाहाबाद में जब कड़ा क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर चचा और भतीजा में मुलाकात हुई तो अलाउद्दीन के आदेश से इख्तियारुद्दीन हुद नामक सैनिक ने जलालुद्दीन का सर काट दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब उसके सर से खून टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन के सर पर शाही चंदोबा यानी शाही छत्र और राज या कहें शाही सिंहासन धारण किया जा रहा था। ये था अलाउद्दीन यहां पर अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही अपनी चाचा की हत्या करता है। तो जलालुद्दीन से जो मैंने प्रश्न बताए थे वो मेनली यही प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जरूर इस तरह आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिसके काल में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ, तो यहां पर आंसर अलाउद्दीन नहीं होगा क्योंकि अलाउद्दीन उस समय शासक नहीं था। उस समय आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया। जलालुद्दीन की हत्या कर शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा शासक जो अपनी योजनाओं से ज्यादा जो अपनी बाजार व्यवस्था के कारण बहुत ही चर्चित रहा है, जो अपनी राजस्व व्यवस्था के कारण बड़ा चर्चित रहा है। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक है, एक साम्राज्यवादी शासक है जो अपना एक बड़ा सा राज्य स्टेब्लिश करना चाहता है। तो पहला एक प्रश्न आएगा अलाउद्दीन खिलजी का समय काल क्या है। उसने 20 साल शासन किया है, 1296 से 1316। समय काल याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो मूल नाम था अली गुरशास्प। कहीं कहीं अली गुरशस्प पे मिलता है तो मूल नाम है अली गुरशास्प। और उसने एक उपाधि धारण की है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी। इस उपाधि का धारण करने की वजह भी बताई जाती है कि वो पूरी दुनिया को सिकंदर की तरह जीतना चाहता है, लेकिन जब वो दुनिया तो छोड़ो पूरा भारत भी नहीं जीत पाया तो अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए अपने सिक्कों पर उसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी उपाधि लिखवा दी है, इसीलिए वो द्वितीय सिकंदर भी कहलाता है। अब देखिए उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। एक्चुअली में शिहाबुद्दीन मसूद जो था वो जलालुद्दीन का बड़ा भाई था, और जब शिहाबुद्दीन मसूद की मृत्यु हो गई तो इसका पालन पोषण या इसको ब्रॉटअप किया है उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने। और कहते हैं कि वो इतना स्नेह करता था कि बाद में उसने अपनी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन से कर दिया, तो यह जलालुद्दीन का दामाद और भतीजा था। अलाउद्दीन जो था वो साम्राज्यवादी शासक है, और उसके काल में क्या हो रहे थे, बहुत से विद्रोह हो रहे थे। और उसके दूसरी बात क्या थी कि दिल्ली सल्तनत का सम्मान, राजा का सम्मान या राज्य पद का सम्मान कम हो गया था, तो उसने उस सम्मान को बढ़ाना चाहा ताकि लोगों में राजा का भय और राजत्व की मजबूती आ सके। तो उसके लिए उसने क्या किया है कि उसने राजत्व के सिद्धांत दिए। उसने कुछ बातें क्लियर कर दी। पहली बात कही कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने अनाउंस किया है कि राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता, यानी कि वो कहना चाहता है कि रक्त संबंधों से नहीं बल्कि योग्यता से राज्य चलेगा। आप अगर योग्य हैं तो आपका स्वागत है। रक्त संबंध उतनी महत्ता नहीं रखते हैं कि आप किस खानदान से हैं, किस कुल से हैं, किस परिवार से हैं। दूसरे है उसने राजत्व को धर्म से पृथक कर दिया। अभी तक देखा जा रहा था कि जो मुस्लिम आमिल हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम मौलवी हैं, उनका राज्य के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप रहता था। उसने क्लियर कह दिया कि दीनदारी और दुनियादारी अलग है। दीनदारी मतलब धर्म और दुनियादारी मतलब राज्य के शासन चलाने का तरीका और नियम। वो
जो राज्य के लिए उपयुक्त होगा वो नियम लागू किए जाएंगे, ना कि धर्म के अनुसार। तीसरी बात है, उसने निरंकुश क्रूर शासन की स्थापना की। उसने क्रूरता से शासन किया ताकि राजत्व को मजबूती से स्थापित किया जा सके और राजा की ताकत को लोगों को एहसास दिलाया जा सके। दूसरी बात देखते हैं, अलाउद्दीन ने इस्लाम के सिद्धांतों को नहीं माना। सीधी सी वही बात है कि धर्म के अनुसार उसने शासन नहीं किया, उसने शासन सत्ता के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसके अकॉर्डिंग शासन किया, या कहा जाए यूटिलिटेरियन थ्योरी, उपयोगितावादी, जो उपयोगी है उस सिद्धांत के अनुसार उसने शासन किया है। अब देखिए, अलाउद्दीन पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, एक ऐसा पहला सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, उस सुल्तान का नाम बताइए मध्यकालीन भारत के इतिहास का जिसने पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। देखिए, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय का क्रेडिट या श्रेय उसके सेनापति मलिक काफूर को दिया गया है। वैसे भी राजा एक दो बार ही आक्रमण करेगा जगह जगह, बाकी तो क्या करेंगे, उसके सेनापति या सेनानायक ही आक्रमण करते हैं। तो जो दक्षिण भारत की विजय है वो मलिक काफूर के कारण हुई है। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। आपको याद रखना है, मलिक काफूर वाज आल्सो नोन एज 1000 दीनारी। एक्चुअली में जब उसने अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया है तो गुजरात के बाजार में उसने मलिक काफूर को बिकते देखा और उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर 1000 दीनार देकर उसने उसे खरीदा है, इसलिए मलिक काफूर 1000 दीनारी भी कहा जाता है। अब देखिए, अलाउद्दीन ने अध्यादेश दिए हैं, 4 अध्यादेश। इनको लागू करने की वजह यह रही कि अलाउद्दीन के काल में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहे थे, 4 प्रमुख विद्रोह हुए हैं और इधर मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी है। तो अलाउद्दीन ने जब विद्रोह के कारण पर जोर दिया तो उसने देखा कि लोगों के पास संपत्ति है, संपत्ति के कारण लोग शक्तिशाली हैं, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो मिलकर वो एक कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। और वो मिलने जुलने का बहाना क्या है, वो दावतें हैं, वो वैवाहिक संबंध हैं जिनके कारण वो आपस में जुड़ने का मौका पाते हैं। तो अलाउद्दीन ने इनको कमजोर करने के लिए कि ये चीजें रही ना, जब वो पावर नहीं रहेगी, पावरलेस हो जाएंगे तो विद्रोह की संभावनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसने 4 ऑर्डिनेंस या अध्यादेश इंट्रोड्यूस किया। पहला है उसने मिल्क, इनाम, उपहार, पेंशन एवं वक्फ। वक्फ मतलब धार्मिक कार्यों के लिए जमीन दी जाती है, यानी ये जो उपहार के रूप में या धार्मिक कार्यों के रूप में या सेवा के रूप में या पेंशन के रूप में जो जमीन दी गई थी और जिनके प्रोडक्शन का लोग उपभोग कर रहे थे, वो सारी जमीनें ले ली और जमीन को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि, जिससे उसके प्रोडक्शन का लाभ सरकार को मिले, लोगों को ना मिले। तो लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसने कमजोर कर दिया। दूसरा, उसने गुप्तचर विभाग गठित किया। उसने एक बहुत मजबूत गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की ताकि वो लोगों के क्या दिमाग में चल रहा है इसका पता लगा सके, वो जान सके कि उसके विरुद्ध कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है, उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। इसलिए मजबूत गुप्तचर स्पाई व्यवस्था उसने लागू की है। तीसरा, उसने शराब, भांग, नशीले पदार्थ एवं जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। एक्चुअली में जो शराब की दावतें थी और ये जो भांग, नशीले पदार्थ लोग खाते थे, तो मिलकर इससे षड्यंत्र करने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती थी। दिमाग का वास्तविक रूप से वो प्रयोग नहीं कर पाते थे, बहकावे में भी लाए जा सकते थे। इसलिए उसने इन दावतों पर ही रोक लगा दी, इन पर प्रतिबंध लगा दिया, इससे इनकी संभावनाएं खत्म। फिर अमीरों, चौथा क्या, अमीरों और सरदारों के दावतों तथा वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। यानी ये दावतें ही नहीं होंगी तो नशीले पदार्थों का उपयोग ही नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा तो लोग बहकावे नहीं जा सकेंगे, और वैवाहिक संबंध आपस में जब स्थापित नहीं करेंगे या राज्य की आज्ञा से स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य का इन अमीरों और सरदारों पर कंट्रोल बनेगा, क्योंकि वैवाहिक संबंधों से ये मजबूत हो जाते थे, इनका समर्थन एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार हो जाता था। इस तरह उसने विद्रोहों पर रोक लगाई। अब देखिए, अलाउद्दीन जिसे दुनिया जीतना है, जो सिकंदर सानी बनना चाहता है, तो इसको जीतने के लिए आपको एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत है।
बिना मजबूत सेना के आप दुनिया तो क्या भारत भी नहीं जीत सकते। तो उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, सैन्य सुधार किए। सैन्य सुधार के अंतर्गत उसने पहले क्या किया, स्थायी सेना का गठन किया। अभी तक जो सेना थी वो इक्तादारों पर निर्भर करती थी और इक्तादार कहीं ना कहीं सेना को जो पैसा मिलना चाहिए उसमें से वो अपने लिए खर्च कर लेते थे, तो वो उतनी सेना मजबूत नहीं बनी। तो उसने एक स्थायी सेना बनाई जो केंद्र पर है और वो इक्तादारों पर निर्भर इससे नहीं रहा, क्योंकि इक्तादार हो सकता है राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो सैन्य समर्थन राज्य को नहीं मिलेगा। सेना को उसने नियमित वेतन दिया, जैसे आजकल नियमित वेतन दिया जाता है। जब आपको मालूम है हमारी आय निश्चित है, तो जाहिर है जब सैनिकों को मालूम है आय निश्चित है, तो वो ज्यादा मनोबल से, ज्यादा शक्तिशाली ढंग से, ज्यादा मन से कार्य करेंगे। और सेना को उसने नकद वेतन दिया। नकद वेतन से क्या होता है कि आपको अपनी चीजें मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाता है। चीजों आप धन को प्रयोग आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं ले जाना भी धन को आसान होता है। फिर उसने सेना में दाग एवं मूल्य व्यवस्था को लागू की। इस व्यवस्था की खास बात है कि जो सेना में घोड़े रखे जाते थे उन पर एक दाग का चिन्ह लगा दिया जाता था, ताकि घोड़ों की अदला बदली ना हो सके, या जो कागज पर घोड़े निश्चित हैं वो वास्तव में मैदान में मौजूद होंगे, क्योंकि आप एक ही घोड़े को जांच के लिए बार बार नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर घोड़े पर अगर एक चिन्ह लगा हुआ है। हुलिया आज भी हमारी सेना में लागू है। हुलिया मतलब शरीर की बनावट की बारे में लिखना, शरीर पे कोई तिल है या कोई निशान है उससे लिखना, ताकि सैनिकों की भी अदला बदली ना हो सके और कोई गुप्तचर भेष बदलकर हमारी सेना में ना आ सके और सेना के बारे में जानकारी बाहर डिस्क्लोज ना हो सके। इस तरह अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया है। अब कहते हैं अलाउद्दीन ने दुनिया जीतने के लिए बहुत बड़ी सेना खड़ी कर लिया। इतनी बड़ी सेना, तो इतनी बड़ी सेना को अगर कम से कम भी वेतन दिया जाए, यानी कम से कम इतना वेतन दोगे कि सेना सरवाइव कर ले, उससे कम दोगे तो सैनिक भाग जाएंगे, तो कम से कम वेतन दिया जाए। और जब उसने कहा कि तब भी ये सेना के लिए खर्च कम पड़ जाएगा, तो अब अलाउद्दीन क्या करे। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि राजस्व द्वारा वसूला गया धन और सैनिकों को कम से कम दिया गया वेतन, न्यूनतम वेतन देने के बाद राजमहल में जो सोने चांदी के बर्तन, जो सजावटी वस्तुएं जो प्रयोग होती उन्हें तोड़कर सिक्कों में बदला जाए, तब भी खजाना 4-5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसे राजस्व व्यवस्था में और बाजार व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत होगी, ताकि इतनी बड़ी सेना सरवाइव कर सके। तो इसके लिए उसने क्या किया है, राजस्व सुधार किया, रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया है। रेवेन्यू सिस्टम में उसने क्या किया है, उसने 50% लगान तय किया है, यानी जो उत्पादन होगा उसका 50% राज्य ले लेगा। तो पहले क्वेश्चन बन जाएगा, किसने लगान या भूराजस्व 50% तय किया दिल्ली सल्तनत में, वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। इतना 50%। दूसरी बात, अलाउद्दीन ने अभी तक जो टैक्स था वो अंदाजा लगाकर लगाया जाता था, अब उसने भूमि की माप कराई। माप कराने से क्या होता है कि टैक्स बिल्कुल सही तरीके से लागू हो रहा है, जिससे राज्य को नुकसान नहीं हो पा रहा है। तो पहला सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश या भूमि का मापन कराया है। अलाउद्दीन ने भूमि मापन के लिए जो इकाई यूज की है वो है बिस्वा। 20वां इकाई उसने प्रयोग की है, जबकि आगे चलकर शेरशाह इसी 20वां की जगह बीघा इकाई यूज करता है, जो आज भी बोलचाल में सुनाई देती है। ये एक बात याद रखिएगा, एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। कितने होते हैं? 20 बिस्वा। फिर अलाउद्दीन ने जो हिंदू सरदार थे, अमीर थे, उन्हें कुछ टैक्स मिलते थे, हक खूती और किस्मात खूती नाम से। ये उनके उसने टैक्स या कहें राइट समाप्त कर दिए, तो हक खूती और किस्मात खूती को अलाउद्दीन ने समाप्त कर दिया है। अलाउद्दीन ने 2 नए कर भी लगाए, क्योंकि उसे इतनी बड़ी सेना के लिए बहुत धन जरूरत है।
इसलिए उसे जहां मौका मिलता है वहां टैक्स लगा रहा है। सोचिए उस जमाने में उसने घरी यानी हाउस टैक्स, गृह कर लगाया है, और फिर उसने चरी यानी चारागाह यानी सरकारी जमीन पर जो लोग अपने पशु चराएंगे तो उन्हें उसका टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद उसने देखा कि बहुत सा टैक्स वसूला भी नहीं गया, क्योंकि उसके पास कोई एक टैक्स वसूलने वाला अलग डिपार्टमेंट नहीं था। सैन्य अधिकारी टैक्स वसूलते थे। उसने टैक्स वसूलने के लिए आज के जमाने की तरह ही उसने दीवान मुस्तखराज यानी कि राजस्व विभाग का गठन किया। दो बातें याद रखनी है कि दीवान मुस्तखराज है क्या, इट इज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और किसने इसे इस्टेब्लिश किया है, तो इट वाज फॉर्म्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने राशन प्रणाली भी लागू की, जैसे आजकल हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। यानी अकाल जैसी कंडीशन में जब जनता संकट में होगी तो सरकार की तरफ से उसे सहायता के लिए अनाज प्रदान किया जाएगा। अतः आज के लिए इतना ही है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें। और अगले हम जो वीडियो हैं उस वीडियो में हम अलाउद्दीन के मार्केट सिस्टम और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।